बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अदा कर रहा हूँ। यासिर रहमान मेरा नाम है और मशरिक़ वस्ता और जहाँ जहाँ आज ईद मनाई जा रही है, तमाम देखने वालों को ईद की खुशियों के हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से। और इसके साथ साथ हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जंग का 21वां रोज़ जारी है। इस वक्त लबनान में जो सूरत हाल है वो कि इजरायली जारियत जो है वो जारी है और उसके साए के तले जो है वो ईद मनाई जा रही है। इजरायली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को अलाउ नहीं किया कि वो बैतुल मक़दस में जाकर, क़िबला अव्वल में जाकर वो नमाज अदा कर सकें, तो उन्होंने बाहर ही नमाज अदा की है। दूसरी तरफ अगर हम ईरान के हवाले से सिलसिला देखें तो ईरान में क्योंकि कल ईद मनाई जाएगी और लेकिन इस वक्त जो मामला है ईरान में इजरायली और अमरीकी जारियत का वो सिलसिला जारी है। ईरान भी भरपूर जवाब दे रहा है और ईरान के जवाब के नतीजे में F-35 जो अमेरिका का एक बड़ा गुरूर माना जाता है, वो तैयारा जो है वो भी डैमेज होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। कुछ वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं जिसके मुताबिक पासदाराने इनकलाब के मुताबिक उन्होंने तैयारा जो है वो मार गिराया है। ये किरण बहुत बड़ा मैसेज है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तैयारों की मजमूई तादाद तो 16 से ज़ायद तैयारों की इत्तलात मौसूल हुई हैं कि इस वक्त तक जब तक ये 21 रोज़ हो चुके हैं वो अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुँच चुका है। इसके साथ साथ अगर हम दीगर सूरत हाल की तरफ देखें तो ईरान की जानिब से एक वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया है कि अगर उसके ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर या ऑयल तनसीबात के ऊपर किसी किस्म का हमला होता है इज़राइल की जानिब से या अमेरिका की जानिब से तो भरपूर उसका जवाब दिया जाएगा और किसी किस्म की कोई टॉलरेंस का मुज़ाहरा या सब्र का जो मुज़ाहरा है वो नहीं किया जाएगा। ये सूरत हाल आगे क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि अभी तक हमें सिफारतकारी कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही। यूरोपीय यूनियन की जानिब से कुछ इशारे ज़रूर मिले हैं लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ऐसे ही फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इस्कलेशन की तरफ मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जिस किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दी है उससे भी इंदिया मिलता है कि ये मामलात जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हालांकि ये बात ज़रूर कही है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा ये जंग जल्दी ख़त्म होगी। तो क्या ये यकतरफ़ा तौर पर कहने की पोजीशन में हैं या बैकडोर पे किसी किस्म की कोई डिप्लोमेसी जो है वो चलने की उम्मीद बाकी है? तो क्या ये जंगी सूरत हाल से इतनी उम्मीद बांध कर बैठे हैं कि वो ईरान को तह कर देंगे या फिर कोई और सोल्यूशन होता हुआ हमें नज़र आता है? इस पर बड़ी रेलेवेंट शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। हमें डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस जो सूरत हाल चल रही है, इस वक्त जो अमरीका और इजराइल की जानिब से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक तो जो ईरान के ऊपर एक ताज़ा हमला किया गया इजराइल की जानिब से, इजराइल ने उसको ओन किया है कि ये अमरीका की आशीर्वाद इसको हासिल नहीं थी। एक तो इसका हमें बताइएगा क्या मतलब निकलता है, क्या मानी मिलता है? क्या ईरान इस बात पर अमरीका को डिस्काउंट दे देगा कि क्योंकि इजराइल का ये एकतरफा फैसला है तो जो उसकी बेसिस हैं उस पर हमला ना किया जाए? और दूसरा ये बताइएगा कि कोई आपको मामला ये ठहरता हुआ नज़र आ रहा है जो कि इग्नाइट किया गया है दो ममालिक की जानिब से? आगे अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर, रिसेंट फ्यूचर के अंदर या नियर फ्यूचर के अंदर, योर टेक सर। यासिर, पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को सबको सलाम इस्लाम। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह तबारक तआला उनके मसाइल को हल करे। बिलखुसूस आपने लेबनान का नाम लिया, सीरिया है, लिबिया है और अब ईरान के अंदर बड़ी शहादतें हो चुकी हैं। उन सबको बहुत सलाम और उनके लिए ईद मुबारक। और हम उनके दुख में और उनके इस गम की घड़ी में पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान का मीडिया उनके साथ खड़ा है। जहां तक आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, देखें, इजराइल इस वक्त क्योस चाहता है इस खत्ते के अंदर और इजराइल इसको फैलाना चाहता है, जबकि अमेरिका भी क्योस चाहता है। लेकिन अमेरिका में अब इतनी मुखालफत शुरू हो गई है, मिसाल के तौर पे पेंटागन के 3 जनरल का रिजाइन करना, इसके अलावा जोसेफ कैंट जो कि डायरेक्टर थे उनके डिपार्टमेंट ऑफ एंटायर टेररिज्म के, उनका रिजाइन करना, और फिर कांग्रेस के अंदर रिचर्ड ब्लूमॉथ जैसे लोगों का
एतराज उठाना कि इस जंग के लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और आप बूट उतारने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस के अंदर और प्लस जो पेंटागन है वहां से एक प्रेशर आ रहा है, और इसका इंदिया आपको जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके बयान से भी मिलता है, जब उन्होंने इस बात का तस्करा किया कि वो वॉर रूम सिचुएशन की बात तो नहीं बता सकते बिकॉज वहां मोबाइल ले जाना भी मुमकिन नहीं है और मैं हो सकता है जेल चला जाऊं। इतना जरूर बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट को एडवाइजर्स की जो मशवरा है उसको तस्लीम करना चाहिए। तो इस वजह से अमेरिका पीछे हटना चाह रहा है, और फिर मेरा जाती मौकफ ये है कि अमेरिका का सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वो अमेरिका के तो डॉक्टर साहब इकोनॉमिक प्रेसिडेंट ने इंटरेस्ट। पहले ही कह दिया था कि जी मुझे तो जो सिचुएशन मेरे सामने मेरे साहिब कार ने रखी थी उसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ईरान अगले ही लम्हे हमला हम पे कर देगा। तो और दूसरा जो इजरायली वज़ीर आज़म है उसका ये लेटेस्ट जो बयान आया है कि जी हमने अमेरिका को इस जंग के अंदर नहीं घसीटा, अमेरिका खुद इसके अंदर आया। इसके बरक्स के उसके 12 से ज़ायद विजिट अमेरिका के हुए हैं जब से वो विराजमान हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू उस सीट के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि कोई उन्हें सेफ एग्जिट मिल सके आगे, फिर मामला जो नवंबर के अंदर इनके मिड टर्म के भी आने हैं तो इसका भी एक इम्पैक्ट वहां पे नजर आता है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आ रही हैं उसमें इश्तियाल कम और ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई दरमियानी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इसको भी इस तरह से पढ़ पा रहे हैं या आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर? नहीं यासिर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप निकलना चाह रहे हैं इस वॉर से, और मैंने पहले भी 3 सिनारियोज दिया था। पहला सिनारियो अमेरिका के लिए यह है कि वो अनकंडीशनल रिट्रीट करे, गो कि उसका असर मिडल ईस्ट के इन्फ्लुएंस के ऊपर उनका पड़ेगा और उनका असर रसूख खत्म होगा। लेकिन उसके बावजूद इट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर वो लिंगर ऑन करते हैं उनकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी, और फिर जिस तरह मैंने प्रेशर का जिक्र किया, और फिर यूरोप के जो इत्तेहादी हैं स्पेशली जोनाथन पॉल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूके के, जब उन्होंने बात को अयां कर दिया कि ईरान हर हद तक जाने को तैयार था और ओबामा के साथ जो डील हुई थी उससे ज्यादा बेहतर डील देने को तैयार था, तो उसके बावजूद भी हमला कर देना ये समझ में नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि हर तरफ से प्रेशर है, और खुद गल्फ जो अलाइज हैं, देखें गल्फ अलाइज की अगर आज इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है और उनकी सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होता है, तो ये तो वो रिजीम है जिनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ। तो अमेरिका बजाते खुद और अपने अलाइज को इस मुश्किल में डाल रहा है, जिसका जिक्र जापान और साउथ कोरिया ने भी किया है। तो बेस्ट ऑप्शन रिट्रीट है, अनकंडीशनल रिट्रीट है। और मेरा ख्याल है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटा के और कंपनसेट करके, और मेरा ख्याल है तो अगर डॉक्टर साहब अपॉलजी भी हो अभी सके जो मामला करके सामने इसे आया खत्म जिसके कर। अंदर कुछ खबरें सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं, अभी तक कोई वेरीफाइड इस तरह हमें नहीं लगा, लेकिन अगर इस तरह का मामला होता है कि जो ईरानियन ऑयल इन ट्रांजिट था अमेरिका की तरफ से ये इंदिया दिया गया है कि उसको अगर अलाउ कर दिया जाता है, तो क्या अमेरिका की तरफ से ये मैसेजिंग हो रही है कि हम अब मुफाहमत या बातचीत या इन मामलात में आना चाहते हैं? ईरान की जो असल डिमांड होगी ना, वो सिर्फ ये ट्रांजिट रूट की सिर्फ परमिशन नहीं होगी, उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं स्पेशली जो उनके एसेट्स हैं, और उन्होंने पहले मरले में जो कतर के अंदर फ्रीज एसेट्स हैं उनके खोलने की उन्होंने बात की है। उसके साथ उनकी ये भी डिमांड है कि यहाँ से अमेरिका अपने अड्डों को खत्म करे, और इनफैक्ट जब अड्डों को खत्म करेगा तो इसराइल को तनहा टैकल करना आसान है। एक बात हमें समझने की यासिर जरूरत है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो चेक एंड बैलेंस है स्पेशली कांग्रेस, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, उनके अंदर इतने लेयर्स हैं पॉलिसी मेकिंग के, अगर उनकी फीड ली जाती तो इस जंग की नौबत नहीं आती। ये पर्सनल इंस्टेक्ट और जो इजरायली एसेट्स हैं जिसको जोनाथन पॉल कहता है कि जेरेड क्रूशनर और स्टीव विटकॉफ, ये इजरायली एसेट्स हैं। बल्कि मैं तो पीट हैक्सेट के बारे में भी कहूंगा, इतना इमेच्योर बिहेवियर मैंने अमेरिका की तारीख में नहीं देखा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का, जिसके बारे में इलान उमर कहते नजर आ रही है कि ये एम्बेरस है, एम्बेरसमेंट का बाइस बन रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और खुद अमेरिकन अब स्कॉलर्स लिख रहे अच्छा हैं, डॉक्टर साहब, खुद जॉन बिरशाइमर कह रहा है बंच ऑफ फूल्स बैठे हुए व्हाइट हाउस के अंदर जो अपने पांवों को खुद जख्मी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, एक तो सिचुएशन हमने बात की कि अमेरिका की इस वक्त क्या सूरत हाल हो सकती है, दूसरा ये फरमाइएगा कि एक हम अगर वर्स्ट सिनेरियो में चले जाते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि कह रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन नहीं है या उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी माजी की जिस तरह का हिकमत अमली रही है
कि वो जब कहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे लम्हे वो सेम बात कहें या उसको रिपीट करें या उस पर अमल करते हुए नजर आएं। अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड वाला मामला ठीक ये इस पे अमल करते हैं, जैसे कि ट्रुप्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, 4,000 से ज़ायद ट्रुप्स जो मजीद अब मिडल ईस्ट के अंदर भेजे जा रहे हैं, तो फिर सिचुएशन क्या नजर आती है बूट्स ऑन ग्राउंड की? क्या अफगानिस्तान वाली सिचुएशन होगी या वर्स सिचुएशन हो सकती है अमेरिका के लिए? अमेरिका के लिए वर्स्ट सिचुएशन होगी। अमेरिका इतना ब्लीड हो चुका है और फर्दर ब्लीड होगा कि वो नेक्स्ट वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सेकंड सिनारियो है जो मैंने वॉर के शुरू में स्केच किया था। और इस सूरत में चाइना के जो इशू है ताइवान पर, या यूक्रेन का इशू है रशिया के साथ, या फिर पनामा है या क्यूबा है, उस पर अमेरिका खड़ा नहीं हो पाएगा और खुद साउथ अमेरिका में बगावतें शुरू हो जाएंगी, जिसका इशारा लूला द सिल्वा जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अमेरिका कौन होता है जो हमें ये हुक्म दे कि हम स्पेन की खुराक की जो आइटम है उस पर पाबंदी आयद करें, हम चावल और गंदुम अमेरिका का बंद कर देंगे। तो एक किस्म की बगावत का सिलसिला शुरू हो सकता है खुद साउथ अमेरिका में, जिसके बारे में अमेरिका हमेशा सेंसिटिव रहा है, जिसे अमेरिकन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। एक बात यासिर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये जंग एस्केलेट करती है तो इसराइल और अमेरिका के जो जहां पे रिलीजियस कन्वर्जेंस है, उस क्लास के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि जंग का रुख अरब और ईरान के दरमियान में करवाया जाए, और ये लड़के इतने कमजोर हों तो फिर दो खदशात हैं मुझे जो कि मामलात हो सकते हैं। एक मामला ये कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा होगा और उससे पहले जो बैतुल मुकद्दस है उसको ढा दिया जाएगा और उसका इल्जाम ईरान पे लगाया जाएगा। और इस बात का इंडिया और इस थ्रेट का इंडिया एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर ने भी दिया है, इस बात का इंडिया ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी दिया है। मैं समझता हूं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और यहाँ पे रोल पाकिस्तान और तुर्की का बहुत बढ़ जाता है मैं इस तरफ कि आता वो हूँ डॉक्टर साहब कि डिप्लोमेसी हमारा के अभी जरिए रोल आगे मुस्लिम उम्मा का और इन ममालिक का क्या हो सकता है। अब जरा अब ये बताइएगा, अभी 21 दिन हो गए हैं बीइंग अ इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, आप ये फरमाइएगा कि जो हमें वॉर ऑब्जेक्टिव्स या बैटल ऑब्जेक्टिव्स नजर आते थे शुरू में, जो डिफाइंड थे इनकी तरफ से, कि एक तो यूरेनियम की अफजूदगी, ईरान को इस काबिल कर दिया जाए कि वो इस काबिल ना रहे कि वो यूरेनियम उसके पास हो, एक तो वो, और दूसरा रिजीम चेंज, और तीसरा ये कि लोग उठ खड़े हों इस ईरानियन सिस्टम के खिलाफ, इस रिजीम के खिलाफ। क्या अब तक उन तीनों बैटल्स ऑब्जेक्टिव में हम कह सकते हैं जो उन्होंने डिफाइन किए थे, क्या वो हासिल कर पाए? अगर वो हासिल कर पाते तो ये रोज अहदाफ तब्दील नहीं होते यासिर। कभी कहते हैं ये हमारी इस्लाम से दुश्मनी है, कभी कहते हैं अमेरिका को थ्रेट था, कभी कहते हैं नहीं इसराइल को बचाना था, कभी कहते हैं कि जनाब चूंकि ईरान ने प्रिम्पटिव स्ट्राइक करना था इसराइल के अटैक के बाद, तो इसलिए हमने प्रिम्पटिव स्ट्राइक कर दिया। तो कहने का मकसद ये कि अहदाफ चेंज नहीं होते। ये जो 3D पॉलिसी थी, डीकैपिटेशन, डिसमेंटलिंग रिजीम और इसके साथ डीवेपनाइजेशन की, ये तीनों फेल हैं। अब अमेरिका मैक्सिमम क्या हासिल कर सका है? पीट हेगसेट कहता है कि हम बहुत खतरनाक हमला करने जा रहे हैं। भाई इससे पहले आपने सब हमले करके देख लिए, सवाए इंफ्रास्ट्रक्चर के और सिविलियंस की किलिंग के और की लीडरशिप की किलिंग के, आपको क्या हासिल हुआ है? ना रिजीम चेंज हुई है, ना डीवेपनाइजेशन हुई है। रादर ईरान का कंट्रोल स्टेट ऑफ हुर्मुज पे बढ़ गया है, और अब वो चार्ज करने जा रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, वो वसूल करने जा रहे हैं पैसा जो भी स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजरना चाहता है। बल्कि डी डॉलराइजेशन जो है उसका प्रोसेस तेज हो गया है। जब ईरान डिमांड करता है कि यान के अंदर पेमेंट करें और यहां से स्टेट ऑफ हुर्मुज से आप आराम से गुजर के चले जाएं, तो मेरा ख्याल है नुकसान हुआ है। और नेतन्याहू की ये भड़के हैं कि टाइम से पहले ये जंग खत्म हो जाएगी। अगर ये इतना ही मामला आसान होता तो नेतन्याहू छुपता न फिरता। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स हैं ईरान के इसराइल के अंदर, उनकी जो की लीडरशिप है आर्मी की और उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स की, उसे उन्होंने कामयाबी से हिट किया है और वो फर्दर हिट करेंगे और वो बदला लेंगे। और ये जंग जो एस्केलेट हो रही है, इसके अंदर एक चीज जिसे हमें बड़ा केयरफुली देखना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया को, कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो रहे हैं। आज ईरान के जो खातिमुल अंबिया के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि इसराइल दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अरामको के ऊपर हमला कर सकता है। जब ईरान हमला करेगा तो उसका ऐलान भी करता है, उसको तस्लीम भी करता है, लेकिन इस दौरानिए में इसराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। और इसका खदशा जरूर है ताकि मुस्लिम दुनिया के अंदर एक रिफ्ट पैदा हो। और मैं समझता हूं कि जो एलामिया आया वो ठीक है कि ईरान को मना होना चाहिए। और ईरान के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि टू फ्रंट वॉर कभी भी न लें।
ये अक्लमंदी नहीं है। हिटलर ने भी टू फ्रंट वॉर पे कोई कामयाबी हासिल नहीं की थी। अगर इस एलामिये में एक जुमला ऐड हो जाता कि ईरान पे भी जो हमले हैं वो नाजायज हैं, इलीगल एग्रेशन है और अमेरिका और इसराइल को फिलफौर इसे बंद करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है एक बैलेंस स्टेटमेंट होती। पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, रशिया को मौका मिलता कि वो इस मामले को ज्यादा जल्दी से ब्रिज कर लेते। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ईरान की क्या सिचुएशन आपको नज़र आती है? ईरान कब तक इस मामले में एक तो वर्ल्ड पावर है उसको होल्ड कर सकता है, सुपर पावर है, और दूसरा जो है वो इजराइल आपके सामने है कि उसका फोकस भी ईरान पे पिछले कुछ अरसे से तैयारी के हवाले से बहुत रहा है। यही वजह है कि लबनान के मामले में हिजबुल्लाह हो या फिर हमास के मामले में जो कुछ उन्होंने किया, तो किस हद तक ईरान कीपिंग इन फैक्ट कि वो सैंक्शंस में रहा है, उसके रिसोर्सेज के ऊपर भी यकीनन फॉरेन पे कब्जा हुआ है, तो किस हद तक ईरान कितने अरसे तक इसको होल्ड कर सकता है? मेरा ख्याल है कि शुरू में सबके तज्जिए ये थे कि ईरान ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज $1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है अमेरिका का, रोबस्ट उनके मिलिट्री मसल्स हैं। लेकिन आपने देखा कि छोटी टेक्नोलॉजी के साथ आप बड़ी टेक्नोलॉजी को कैसे गजन पहुंचाते हैं। और इस वॉर के शुरू में जो मेरा एनालिसिस था, बाय लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ वॉर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जहां से फिलिपिनेजियन वॉर से लेकर आप आ जाएं वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान की जंग तक, उन सब के रिजल्ट ये बताते थे कि अगर आपकी सोशल पॉलिटिकल कोहेसिवनेस है और बेहतर स्ट्रेटजी है तो फिर आप जंग जीतते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 6000 फोर्स के साथ राजा दायर की 50,000 फोर्स को शिकस्त दी थी और वो सही साबित भी हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान इस वक्त अकेला नहीं लड़ रहा, ईरान के पीछे चाइना भी है, रशिया भी है। और यही मेरा सवाल है कि हमें इस जंग की एस्केलेशन से बचना चाहिए। ये इस इनफैक्ट अमेरिका को इसने ब्लीड कर दिया, अमेरिका शिकस्त खा गया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इजराइल शिकस्त खा चुका है। लेकिन अगर ये खित्ते के मुमालिक में जंग होती है तो इसके नताइज खित्ते के लिए बड़े खतरनाक होंगे। और फिर आप ये भी देखिए कि ईरान ने 20 सालों में फकत अमेरिका के साथ जंग लड़ने की तैयारी की है। और ये अब्बास इराक्ची ने अपने इंटरव्यू में कहा, जब उनसे पूछा गया सीपीएन के कि जनाब अमेरिका बूट्स उतारना चाह रहा है, तो उन्होंने कहा वेलकम, 20 सालों में तो हमने इसी की तैयारी की है, अमेरिका इसमें ट्रैप होगा। तो मैं समझता हूं कि जो उनका मुज़ाक स्ट्रेटजी है, डॉक्टर साहब इस बात को भी तो हम इसको भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ईरान की जो टॉप 1 टियर है, फिर उसके बाद टॉप की जो लीडरशिप है जिसमें शहीद खुमैनी खुद शामिल हैं, उसको भी जिस तरह से शहीद किया गया, तो ये भी तो एक किस्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कमजोरियों की निशानदेही है ना। यासिर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, ये बिल्कुल होती है कमजोरी। अगर इसराइल के साथ ये हो, अमेरिका के साथ ये हो, तो बिल्कुल आपको ये नजर आएगा। लेकिन जो कौम नजरिए के पीछे खड़ी है, जहां पे शख्सियत नहीं निजाम अहम होता है, वो खड़ी रहती है। और ये माजी में शहीद मुतेरी हो, रजाई हो, पूरी पार्लियामेंट हो, पूरी कैबिनेट हो, 8 साल इराक के साथ जंग हो, ये ईरान खड़ा रहा है बिकॉज उसकी एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है। फिर जो पॉलिटिकल इस्लाम का कॉन्सेप्ट खुमैनी साहब ने दिया था, उसकी वजह से एक अलग ताकत उनके अंदर है। और माजी में हमें याद है 70s में जो नासिर ने अरब पैनिज्म दिया था, उसकी वजह से नासिर बड़ा पावरफुल था। और मैं आपको बताता चलूं कि 1956 में सऊदी अरब और ईरान ने अलायंस बनाया था नासिर के खिलाफ, लेकिन नासिर को तोड़ नहीं सके थे। तो लिहाजा एक ईरानी जो निजाम है उसे हमें समझने की जरूरत है। अलबत्ता इसमें एक जरूर इफेक्ट होगा, वो ये कि जो बातचीत करना चाहते हैं, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डायलॉग अमेरिका ढूंढ रहा है, ट्रंप इस वक्त ढूंढ रहा है, यूरोपियन यूनियन ढूंढ रही है, मुसलमान मुल्क चाहते हैं, उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को इजराइल ने हमला करके खत्म कर दिया। वो थे अली खामनाई और वो थे अली लारेजानी। आपके एनालिसिस के मुताबिक ईरान अभी अपना ग्राउंड होल्ड करेगा, कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है? न फकत होल्ड करेगा बल्कि ज्यादा मैं समझता हूं हार्ड लाइनर तरीके से आएंगे। बिकॉज जितने इंटरव्यूज ईरानी लोगों के मैं सुन रहा हूं, उससे अंदाजा ये होता है कि अब लोग कह रहे हैं कि हमने 40 साल सैंक्शंस बर्दाश्त किए हैं, हमारे शोधा हमने दिए हैं, हमने स्ट्रेटेजिक रेस्टेंट का मुजाहरा किया, तो इसका कोई इससे कोई आउटकम निकालेंगे। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब जरा इस पे आएगा कि यूरोपीय यूनियन का हम देखते हैं, किस हद तक आप समझते हैं ये ईरानियन नैरेटिव की फतह है या यूरोपीय यूनियन के या नेटो के अपने मसाइल हैं अमेरिका के साथ
या उनके इंटरनल इश्यूज हैं कि उनकी आवाम उनको कह रही है कि भाई अपने मसाइल की तरफ तवज्जो दें, कि वो इस जंग में नहीं कूदे, न सिर्फ कूदे नहीं है बल्कि वो अपनी फ़ज़ाई हदूद में भी B1 को इजाज़त नहीं उन्होंने दी और उन्होंने जाके फिर यूके के अंदर लैंड किया है। किस हद तक समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन एक प्रेशराइजिंग फैक्टर होगा अमेरिका के ऊपर कि आप टेबल पे आए, बातचीत करें और ये जंग जो आपने छेड़ी है इसका कोई ना कोई इख्तिताम होना चाहिए? जो मैसेजिंग हुई है ख़ासतौर पे ये B1 बम्बार को इजाज़त ना दे के फ़ज़ाई हदूद की लैंडिंग के हवाले से किस हद तक स्ट्रांग मैसेज गया है एक सफारतकारी का रास्ता निकालने के लिए? ये बहुत ही अहम आपने सवाल अगेन किया है। देखें, कन्फ्लेशन ऑफ काजेज हैं। यूरोप के इख्तलाफ रहे हैं अमेरिका के साथ, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो गजा का मामला हो, अब जो कि ईरान का मामला है। यही वजह है कि जो उर्सुला विंडरलीन जो यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन है, उन्होंने इंडिया और चाइना का दौरा किया। जर्मनी के चांसलर ने मार्क कार ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने विजिट पे किया, एक सिग्नलिंग दी अमेरिका को कि वी हैव अल्टरनेटिव ऑप्शन। पहला तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि यूरोप की जो अपनी पावर है, अगर आप उनकी मिलिट्री को जमा करें तो वो एक हॉकी ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड में आ जाएगी। उनके पास कोई इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो ईरान के खिलाफ जो स्टेट ऑफ हुर्मुज के अंदर चोक करके खड़ा हुआ है, जहां पे अमेरिकन तैयारा बरदार जो जहाज हैं वो फेल हो चुके हैं, वहां पे वो अपनी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ जाएंगे। थर्ड ये कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट हर्ट होते हैं अगर ईरान के खिलाफ जाते हैं, बिकॉज अभी तो ईरान से बात करके वो जो ऑयल की तरसील चाहते हैं वो तो हो सकता है, उसकी मुमकिन है। और फिर रशिया जो कि ईरान के साइड पे है, वो भी मजीद गैस और एनर्जी की तरसील बंद कर देगा या न देने का आदा करेगा अगर ईरान पर ये अटैक करते हैं। तो मेरा ख्याल है कन्फ्लेशन ऑफ काजेज है। और लास्ट, ये यूरोप चाहता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्डर बेस्ड, ये जो नॉर्म एंड रूल बेस्ड ऑर्डर है, ये चले, और इसको वो चलाना चाहते हैं। वो यही वजह है कि जो स्टामर की स्टेटमेंट थी अपने पार्लियामेंट के अंदर कि चूंकि इंटरनेशनल लॉ के ये खिलाफ है और चूंकि ईरान में कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, तो लिहाजा हम इसमें अमेरिका का साथ नहीं दे सकते। और इसी किस्म के स्टेटमेंट फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी दिया, और उससे पहले स्पेन तो और बेल्जियम इसकी खुल के मुखालफत कर रहा है। और यहाँ तक कि इटली, जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने भी खुल के इसकी मुखालफत की। यहाँ तक कि वेटिकन में, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेटिकन के अंदर जो अमेरिकन निजात कार्डिनल्स एंड बिशप्स हैं, वो इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं। गो के वहां के जो पॉप हैं वो खामोश हैं, लेकिन ये मुखालफत कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल प्रेशर आ रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन जो कि गजा वॉर से चेंज हुई है, इसराइल के खिलाफ हुई है। और यही वजह है कि आपने देखा कि ऑक्सफोर्ड के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुई बड़ी मेजॉरिटी के साथ कि सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द रीजन इज इसराइल नॉट ईरान, जिसकी तरफ निशानदही कुवैत के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भी है, बिरादर हमसाया मुल्क भी है ईरान, और उसके साथ साथ हमारा एक एग्रीमेंट भी है सऊदी अरब के साथ। और हम अल-ऐलान इस बात का कहते हैं कि जी कि सऊदी अरब के अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हर लिहाज से सऊदी अरब का साथ देंगे। इस तरह उनके एग्रीमेंट में हमारे हवाले से भी यही चीज़ मैंशनड है। किस हद तक पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त तक बैलेंस रही है, जिसने हर तरफ से, यानी जो भी हमारा बिरादर मुल्क, चाहे ईरान हो, सऊदी अरब हो या बाकी खलीजी ममालिक हों, उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए एक अच्छे और नेक पैगामात मौसूल हुए हैं, जिसमें ईरान की तरफ से बार बार शुक्रिया के मैसेजेस उनके ईमान की तरफ से, उनकी आवाम की तरफ से, उनके जो अहदेदारान हैं उसकी तरफ से मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है किस हद तक बैलेंस्ड है, अपने नेशनल इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के लोगों के लिए है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान इस मामले को डी एस्केलेट करने के लिए क्या मजीद किरदार अदा कर सकता है खित्ते के दीगर ममालिक के साथ? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यासिर। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी में मेरे ख्याल है सबसे सक्सेसफुल दौर ये चल रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। और फिर फॉरेन ऑफिस को शाबाश देनी चाहिए जिस अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ चैलेंज भी बड़ा खतरनाक है, बिकॉज यू आर ऑन अ वेरी टाइट रोप। और ये जो तुलसी गिबार्ड की जो इंटेलिजेंस की जो हेड हैं, उनका सेनेट की कमेटी में बयान देना है,
इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस वॉर में कूदे। और फिर इससे पहले जो बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की और बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी की कार्रवाइयों में आपने इजाफा देखा, ये अगेन एक प्रेशर था और ग्रेटर गेम का हिस्सा था, जिसके बारे में रिटायर्ड कर्नल रमेश पवार एक पॉडकास्ट इंटरव्यू देते हुए इंडिया में कहते हैं कि इस वक्त अलायंस है इसराइल का, इंडिया का और अफगानिस्तान का, और मकसद है पाकिस्तान और ईरान को टारगेट करना। लेकिन बड़ी समझदारी के साथ पाकिस्तान की जो इस वक्त डिसीजन मेकर्स हैं वो बड़ा बैलेंस अख्तियार करके आगे चलें। पॉइंट नंबर 2, हमारे सिंस 1956 हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, इसमें अप्स एंड डाउन नहीं है। वो हम पे एतमाद करते हैं, हम उन पे एतमाद करते हैं, हर मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़े रहें और उनकी हुकूमत की बका, उनकी इंटीग्रिटी की जामिन पाकिस्तान ने दी है और ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के जरिए दी है, लेकिन वो डिफेंसिव नेचर है, ऑफेंसिव नेचर नहीं है। इस पॉइंट को हमें समझना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी तरफ 900 किलोमीटर का बॉर्डर हम ईरान के साथ शेयर करते हैं और माइक पंपियो की ट्वीट के मुताबिक कि ईरान में तब्दीली के बाद हम बलूचिस्तान में तब्दीली लाएंगे, हमें अंदाजा है कि अगर इजरायली आके बैठ जाते हैं और इंडियंस आके बैठ जाते हैं हमारे ईरानी बॉर्डर पे, तो फिर हमारे लिए सिचुएशन क्या होगी। तो हम लिहाजा इसको भी डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। तो हमारी कोशिश हमेशा ये है कि ब्रिज करें गल्फ और ईरान के दरमियान में, और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी और बैलेंस पॉलिसी है उसकी एक छोटी अफेक्टिवनेस जो है उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। सऊदी अरब गालिबन, जो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई थी कि एट द वर्ज ऑफ अटैक था ईरान के ऊपर जब अरामको पे हमला हुआ था, ये पाकिस्तान था और बाद में रशिया था सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ जिन्होंने प्रोवाइड की कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इजराइल का, न कि ईरान का। ठीक, तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा बैलेंसिंग रोल रहा है और बड़ा ही पॉजिटिव किरदार रहा है इस वक्त तक कि मामलात को बेहतरी के तौर पे आगे लेके जाया जाए, ना कि मामले को मजीद एस्केलेट किया जा सके। तो प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बात की इस वक्त मशरिक़ वस्ता में क्या सूरत हाल चल रही है, क्या जंग आगे की तरफ जा सकती है और अगर आगे जाती है इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, और यूरोप इससे क्यों नाला और खफा नज़र आता है अमेरिका की पॉलिसीज़ के साथ। इस पर हमने एनालिसिस लिया डॉक्टर मुनव्वर हसन से। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। वो कहा करते थे यू हैव गॉट वॉचेस, वी हैव गॉट टाइम। DGISPR ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में इस बात को, इस गलत फहमी को भी अफ़गानों की दूर कर दिया है कि उन्होंने भी यही कहा है कि हम भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी यहीं पर मौजूद हैं। अब मसला ये है कि अफ़गान रजीम जब से ये ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ जारी हुआ है उसके बाद से उनकी कमर तोड़ दी गई है, उनकी जितनी भी एक ज़ोम था उसको तोड़ दिया गया है। वो 7 से 8 अरब डॉलर का असलहा जिसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर आए रोज़ वो यलगार करते थे, हमारे बच्चों को शहीद करते थे, उसको ठिकाने लगाया जा रहा है। उसके बाद से इनका एक मामला सामने आ रहा है और तसलसल के साथ सामने आ रहा है, वो है फेक न्यूज़ का मामला, फेक प्रोपेगेंडे का मामला। इनकी रजीम जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसका कोई गारंटी लेने के लिए दुनिया में कोई एक मुल्क बाकी नहीं बचा, वो रजीम अब ये दावे कर रही है कि पाकिस्तान ने जो आर्जी तौर पर जंगबंदी की है, जो आर्जी तौर पर ईद उल फितर के पेश नज़र ये मामला किया है, उसमें किसी किस्म का जो है वो पाकिस्तान ने वायलेशन की है। वजारत इत्तलात ने अफ़गान रजीम के इस नाम नहाद जो वजारत दिफा के तर्जुमान की जानिब से एक बयान आया है उसको यकसर रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, सख्ती से मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान ने किसी किस्म की वायलेशन नहीं की। इन्होंने कहा कि जी 400 लोग मारे गए, वो जो नशइयों का मामला सामने आया है, हमने कहा इसका प्रूफ दिखा दें, प्रूफ इनके पास नहीं है। बहुत सिलेक्टिव है मीडिया के हवाले से भी, वो चुनीदा लोग जो कि अफ़गान रजीम के माउथ पीसेस जाने जाते हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, उनको ही सेलेक्ट किया जाता है और वहाँ पे लेके जाया जाता है।
सबूत नहीं दिखाए जाते, सबूत जब इनसे मांगे जाते हैं। इसी तरीके से जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा, इनका एक नैक्सिस इंडियन चैनल्स के साथ, गोदी मीडिया के साथ जो बना है, वो भी सबके सामने है। कभी ये पाकिस्तानी पायलट को उसकी उस हालत में दिखाते हैं जो कि एक अफगान मजदूर को पकड़ के कहीं दिखाया जाता है, वो भी फेक न्यूज़ हम बर्स्ट कर देते हैं, सामने लेकर आते हैं। तो कोई क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं है। तो दूसरा ये कि इनके अंदर, अपने अंदर इतनी फॉल्ट लाइन्स जो पैदा हो चुकी हैं, वो मामला इतना सामने आ चुका है कि कंधारी ग्रुप एक तरफ अलग है, काबुल के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, इसके अंदर एक ग्रुप जो है वो बिराजमान है। इनका अगर पूरा मुल्क देखें तो उसमें इनकी टोटल तादाद जो बनती है एथनिसिटी की, वो 40% से ज़ायद नहीं बनती। 60% लोगों को इन्होंने जो है वो बंदूक की नोक के ऊपर रखा हुआ है। ख़वातीन को ये इजाज़त नहीं देते। तालीम के हवाले से उनके ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब मामला ये है कि देखना यह है कि ये अफगान रजीम किस हद तक अपना ग्राउंड होल्ड कर सकती है, और ख़ास तौर पे ये जो बार बार बातचीत की बात करते हैं, क्या ये वाकई सीरियस है। इस पर बात करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, माहिर हैं दिफाई उमूर के। डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा, पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो इनका एक फेक प्रोपेगेंडा है वायलेशंस के हवाले से। वायलेशंस पाकिस्तान क्यों करेगा जब पाकिस्तान ने खुद ये फैसला किया कि अब हम ईद उल फितर की एहतराम के तनाजुर में इसको कुछ रोकते हैं कुछ दिन के लिए। तो क्या पाकिस्तान वायलेशन, अगर पाकिस्तान को ज़रूरत महसूस होती, दूसरी तरफ से वायलेशन होती, तो पाकिस्तान क्या किसी तौर पे इस बात पे क्या इसको छुपा कर काम करता, या पाकिस्तान अलुल ऐलान जैसे कर रहा है वैसे करता? बताइएगा जी। बहुत शुक्रिया यासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमअतुल विदा का दिन है, और जुमअतुल विदा की वैसे भी स्टेट पॉलिसीज में इस किस्म की चीज़ें जहाँ पे लोगों की जानें ज़ाया हो रही हो, शहीद हो रहे हैं, उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं चूँकि बड़े अरसे तक हमने यूनिट से हैं वो बॉर्डर पे भी कमांड की है, तो मैं आपसे एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान कभी भी दुश्मन के हिसाब से, जैसे हम इंडिया के साथ हम बॉर्डर के ऊपर हमारी यूनिट्स डिप्लॉयड होती थी, तो हम कभी उनके त्यौहार वाले दिन, मतलब अगर हमारी उनसे स्क्रिमिशेस चल भी रही होती थी, टेंशन चल भी रही होती थी, तो हम कभी त्यौहार वाले दिन, उनकी होली, उनके जो मजहबी त्यौहार होते थे, उसमें हम कभी फायर नहीं करते थे उनकी पोस्टों के ऊपर। ये पाकिस्तान का एक इखलाकी आला कदरी है, इखलाकी आला इक़दार रही है। पाकिस्तान आर्मी की आला इखलाकी इक़दार रही है। हम लड़ रहे होते हैं जी। ब्रिगेडियर साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी जी, ब्रिगेडियर साहब, आवाज आ रही है आपको? या ये तो ईद है। अब ईद हमारे लिए भी ऐसी है। हमारी कल ईद है अफगानिस्तान में, आज ईद हो गई है। और उस पर जो उनके जो हैबतुल्लाह ने जो मैसेज दिया, वो भी शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा कि ईद के मौके पे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपके दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ भी है तो आप वो निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप बुग़्ज़ लेके चलेंगे तो आपकी रोज़े और नमाज और दुआएं वो कबूल नहीं होंगी। आप कोशिश करें कि आप ये ईद वाले दिन आप भाईचारे का और प्यार और मोहब्बत का पैगाम दें। तो ये पैगाम तो यकीनन वो अपने ही लोगों को दे रहे होंगे ना? जी, वो मैंने कहा ना कि हमारे साथ बुग़्ज़ है ना उनका, हमारे साथ इसकी वो उनकी वो है टेंशन है, तो उसको दिल से निकालेंगे तो आगे फिर मामला आगे चलेगा ना। और यही अगर आपने ये दिल में रख के करना है तो आपके ना रोजे हैं, और साहब मैं कह सकता हूँ आप मुसलमान नहीं है, यू आर मुनाफिक देन। और मुनाफिक का रुतबा जो होता है, और इन्होंने बारहा ये साबित किया है कि ये मुनाफिक है। कुरान पाक ने कहा कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे, आप सूरतुल निसा पढ़ लें, सूरतुल माइदा पढ़ लें, बड़ा क्लैरिटी से कहा है कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ जो है वो दुश्मनों से मिलेंगे, यहूदियों से मिलेंगे, काफिरों से मिलेंगे, तो आपका जो रुतबा, आपका आखिरत में आपका जो मुकाम है वो काफिरों से भी नीचे होगा, आप मुनाफिक से भी बदतरीन मुनाफिक होंगे। तो पाकिस्तान ने अगर ये कहा कि हम अपना ईद के ऊपर सीज फायर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान मीन्स इट। और ये मुझे यकीन है कि हमारी फौज जो डिप्लॉयड है वेस्टर्न बॉर्डर पे अगेंस्ट, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन दूसरी साइड से देखिए, आप जब बात करते हैं ना कि सिविलियंस के ऊपर बमबारी हो गई या सिविलियन शहीद वो मारे गए अफगानिस्तान में, तो मुझे बताइए कि जो इनके बंदों ने आके जो पाकिस्तान के अंदर 269 दहशतगर्दी के वायदा, खुदकश बमबारी की वारदातें की हैं, या एक शख्स ने आके जाके इमाम बारगाह में जो 100
अपना नमाजियों को शहीद किया है, जो बेचारे नमाज पढ़ने अल्लाह को याद करने के लिए, वो सिविलियन नहीं थे। 16 जो लोग सिक्योरिटी के एहलकार मारे गए थे, उसके अंदर 2 हाफिज़ कुरान बात थे तो ये बच्चे जो ब्रिगेडियर साहब, सड़क पे बात जा ये है कि रहे वो 400 लोग भी तो ये नहीं लेके सामने आ सके। मीडिया मैं रिपोर्ट्स की यही रोशनी में अब तक मालूम हुआ है कि 400 लोगों की तो वहां पे कैपेसिटी नहीं थी कि उनको रखा जा सके। सर 400 लोगों की तो कैपेसिटी उस फ्यूनिक्स कैंप के अंदर भी नहीं थी, जहां पे आप पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट पे हमला किया। वो फ्यूनिक्स कैंप जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर रॉ के ऑफिस हैं, उसके अंदर मुसैद के ऑफिस है, उसके अंदर बीएलए के लोग बैठते हैं, बीआरए के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहां पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन प्लान होते थे। वहां पे एक एमुनिशन डंप था, तो उसको पाकिस्तान ने मारा। और उसके बाद जो गार्ड की जो आई है बयान आया, आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा और बहुत सारों की नजर से गुजरा है, जिसने कहा जी वो तो हम हमारे ऊपर तो फायर नहीं हुआ, फायर तो किसी और बिल्डिंग पे हुआ है। और वो जिस जगह को वो बता रहा उम्मीद हॉस्पिटल, वो उस बिल्डिंग से 600 मीटर दूर है। सो व्हाट आई मीन टू से, अगर ये लोग ये नहीं देखते कि इन्होंने पाकिस्तान की एक जब एम्बुलेंस थी जो जख्मियों को लेके जा रही थी, उसमें पाकिस्तानी जख्मी फौज, इन्होंने उसके ऊपर बम मारा था। इनके कम से कम इखलाकी स्टैंडर्ड का तो अंदाजा लगा ले। दुनिया इनके इखलाक चले छोड़ दे बाकी लीगैलिटी को, आप इनकी मोरालिटी का तो अंदाजा लगा ले कि ये किस मोरल के मालिक हैं, ये किस किरदार के मालिक हैं, ये किस इकदार के मालिक हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा जो चाणक्य की पॉलिसी पे चलते हैं, और ये इनकी लीडरशिप की उनकी ट्रेडिशन है कि उसकी पीठ पे छुरा घोपो जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। ये सारी उम्र भी नाक रगड़ते रहे, पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, जिन्होंने 40 लाख महाजिन को बर्दाश्त किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जराइम की एक बड़ी वारदात आई इनकी वजह से, इन अफगानियों की वजह से क्लशनकोव कल्चर अच्छा आया, ब्रिगेडियर साहब, यहाँ जरा पे नारकोटिक्स आए। जी काइनेटिक्स की तरफ जरा मूव करते हैं, या फरमाइएगा कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, ये जो वॉरलॉर्ड्स बैठे हैं, सो कॉल्ड अफगान रजीम जो बैठी है, किस हद तक ये मजीद आइसोलेशन का शिकार हो गई है पाकिस्तान के उन टारगेटेड जो अटैक्स इनकी इम्यूनिशन साइट्स के ऊपर पाकिस्तान ने किए हैं, किस हद तक इनकैपेसिटेट ये हो चुके हैं कि इनके पास अब कैपेसिटी नहीं रही और ये इन फॉल्स नैरेटिव और इन झूठे बयानियों का आप सहारा ले रहे हैं? असल में ये चल रहे हैं भारत की ईमा पे, भारत की विश पे और भारत की सपोर्ट पे। और नरेंद्र मोदी को जो इस वक्त भारत में भी गालियां पड़ रही हैं, आपने वो जरूर ऑब्जर्व की होंगी कि भारत जो इस वक्त दहशतगर्दी की पॉलिसी अपनाए हुए है, वो हर किस्म की जमहूरी अकदार से निकल चुका है। जब वो जाके इसराइल में खड़ा हुआ और उसके बाद उसने आके अफगानियों को कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर। अब इनके पीछे पीछे ये हमेशा रहे हैं पैसे के पुजारी। पहले ये सीआईए के जूते चाटते थे, इनके माँ बाप जो थे, अभी भी ये उनसे पैसे लेते हैं, और इनका टोटल बिजनेस जो है वो पैसे की वजह से चलता है। ये जो दहशतगर्दी है ना, ये इनके लिए एक इंडस्ट्री है, इससे ये पैसे कमाते हैं। अब पाकिस्तान ने जब इनको कहा कि भाई आप, अभी रिसेंटली चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने बात की, उससे पहले सऊदी अरब ने बात की, तो आपको क्या तकलीफ है अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सॉइल जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सुहेल शाहीन का कल बयान आया था, जो कतर में रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी नजर से गुजरा होगा। जी जी, उसने कहा था कि हम तैयार हैं। आप पाकिस्तान से बात कर लेते हैं कि हमारी सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर चोरे। वेल फेयर, वेरी फेयर, ठीक है, आप बातचीत कर लें इस चीज के ऊपर, आप तहरीरी माहिदा दे दें, रिटर्न कर। वैसे तो इससे ब्रिगेडियर पहले इन साहब, ये लोगों ने फरमाइएगा कि सारा काम इनके अंदर फ्रिक्शन कितनी सामने आई है कि इनके अंदर ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं हुकूमत पे कंट्रोल के लिए, जो इनकी कोई मलेशियाज इन्होंने बनाई हुई हैं, जो हायर्ड गन्स जिनको कहा जा सकता है, उन पे कंट्रोल के लिए। किस हद तक इनकी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो सामने आई है इस सारे तनाज़े के अंदर? असल में आपने अहमद मसूद का बयान पढ़ा होगा, जो अपना उसने जो अहमद शाह मसूद का बेटा जो है, जी, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, नॉर्दर्न उसने कहा अलायंस। कि जी नॉर्दर्न अलायंस का, उसने कहा जी अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के लिए जन्नत है और अफगानियों के लिए जहन्नुम है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, वो भी अफगानी है और बड़ा कमिटेड अफगानी है। इसके बाद एक नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट खड़ी हुई है यूथ की, जो इनके जो ये वहाँ पे जुल्म और जाति कर रहे हैं लोगों के ऊपर, वो उसके खिलाफ लड़ रही है। इसके अलावा इनका काबिल और कंधार ग्रुप है, उसके भी क्लेवेजेस आपको पता है। फिर हक्कानियों का और अहमतुल्लाह का और बाकी लोगों का जो आपस में चीजें हैं वो भी आपको पता। इससे पहले 1000 उलमा का यहाँ वहाँ पे एक इजलास भी हुआ था, जिन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।
लेकिन उसके साथ साथ अभी आपकी नजर से गुजरा होगा, वो इनका एक काबुल का गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर कुदरतुल्ला अमीनी, उसका बयान देखिए जरा, वो इंसानियत के नजदीक है कोई बयान? वो कहता है अगर हिबतुल्लाह हमें इजाजत दे तो हम जाके पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, हम वहाँ पे तमाम जवान यंग लोगों को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे। और उसका उसकी जबान का अंदाजा लगाइए जरा। वो कहता है कि ये बिल्कुल जो इसराइल के नेतन्याहू ने जो मैसेज दिया था ना तोरा को कोट करके कि जी हम हर किस्म के लोगों को मारेंगे। अब आप मुझे बताइए, मैंने बयान नहीं दिया, ये एक अपना अफगान टाइम्स है, उसके ऊपर ये बयान एज सच खड़ा है, और नीचे उस अफगान टाइम्स वेबसाइट ने लिखा है कि हम इस बयान की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन ये बयान उन्होंने दिया है। अब जहां पे ये सोच हो यासिर, उस सोच से आप क्या करेंगे बताइए? जब ये अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, जब ये अपनी औरतों को नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको ना घर में ट्रेनिंग होती है। जी जी ब्रिगेडियर साहब, आपसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। किरण, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल, पत्थर मारता जी रहे या ईंट मारता रहे तो आपके पास कोई क्या ऑप्शन रह जाती? क्या आप जख्मी होते रहेंगे, मरते रहेंगे? सो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो इखलाकी तौर पे भी, और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर भी, और दुनिया के जितने कवानीन हैं उनको नजर में रख के पाकिस्तान ने एक्शन किए हैं। और आज भी दुनिया के कवानीन जो कहते हैं कि जी आप जंग का खात्मा जो है डायलॉग पे करें, कन्फ्रंटेशन का खात्मा डायलॉग पे करें, उसी को सामने रख के पाकिस्तान ने कहा है कि जी आरजी जंगबंदी करते आए, हमसे बातचीत कर लें। अब बातचीत करना तो उनकी जिम्मेदारी है ना, बातचीत करेंगे तो चीज लेकिन कंट्रोल में बात यह है कि होगी। गजनफर साहब, लेकिन जिस मुल्क में अपना बातचीत तो ये हमेशा से उसका इंदिया देते आए हैं, करते आए हैं, फिर ये टाइम बाय करते रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि ये वादा खिलाफी हमेशा करते रहे हैं। तो किस हद तक इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टेट है वो डिटर्मिन्ड है कि अब जब तक हमारे जो पॉइंट्स हैं कि अब पहले तो हम कहते थे इनको कंट्रोल करें, अब हम इनको कहते हैं कि हमारे हवाले करें, ये जो बीएलए के दहशतगर्द हैं या टीटीपी के दहशतगर्द हैं इनको हमारे हवाले करें। किस हद तक पाकिस्तान की जो डिमांड जस्टिफाइड है, और किस हद तक आप समझते हैं कि अब ये मामला रुकने वाला नहीं है पाकिस्तान के एंड से जब तक कि इसका कोई मंतकी नतीजा नहीं निकल पाता? जी बिल्कुल, मैं तो ये सोचता हूँ, आई विश ऑल्सो कि इसको रुकना नहीं चाहिए, और ये लीगैलिटी में भी रुकना नहीं चाहिए, और दुनिया के कवानीन के मुताबिक भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यू हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। इसके अलावा भी दुनिया में एक और नई चीज आ गई जिसको न्यू नॉर्मल कहते हैं। और न्यू नॉर्मल जो है अमेरिका ने शुरू किया था, और इंडिया ने इसकी रेफरेंस दिया था कि अगर आपके मुल्क में कहीं से दहशतगर्दी आप फील करते, हम तो, वो तो इंडिया तो फॉल्स प्रेमिसेस पे काम करता है ना, अब मस्जिदों को मार के कहता है न्यू नॉर्मल। हम तो उन चीजों को हिट कर रहे हैं जिनको हमने पॉइंट आउट किया है, नक्शे के ऊपर 34 लोकेशन मार्क करके अफगानिस्तान के हवाले किए हैं कि जी ये जगहें हैं जहाँ पे आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और दहशतगर्दी की तरबियत हो रही है। फिर ये चीज जो है ये रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अंदर कही गई है, यूएन की एक एनालिटिकल मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट थी 37वीं रिपोर्ट, उसके अंदर ये चीज कही गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर अब एक बच्ची है जिसको पकड़ा है सीटीजी ने, और उसका बयान आपने सुना होगा, 19 साल की लड़की है कि मेरे शौहर ने मुझे 50,000 रुपए के बेवज जो है वो टीटीपी को भेज दिया था, तो पहले वो मुझे इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद वो मुझे अभी खुद के बम्बार ला के पाकिस्तान में ईद के मौके पे कोई धमाका कराना चाहते थे, और वो अफगानिस्तान के अंदर से ट्रेनिंग लेके यहाँ आ रही थी। तो अब आप मुझे बताइए, जब ये चीजें होंगी, अगर हमारा खून जो है उसके अंदर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कोई कम है, अफगानियों के खून के अंदर ज्यादा है, तो हमारे खून इस तरह जाया होता रहेगा जिस तरह ये लोग मार रहे हैं। व्हाई शुड वी गेट किल्ड, व्हाई शुड वी सफर फॉर इट? हमारा राइट है, अब जो फिर होना है एक दफा फिर हो जाए, कि जो हमारा राइट है कि अगर हमारे सिविलियंस पे चले, फौजी लड़ रहे होते हैं, उन्होंने अपने एक अहद किया होता है कि हम पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करेंगे, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, वो उस लड़ाई के अंदर शहादतें पेश कर रहे होते हैं। कितने सारे ऑफिसर्स हैं, कितने सारे जवान हैं, कितने सारे पुलिस वाले, अभी पिछले दिनों 7 पुलिस वाले हैं केपीके में, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। लेकिन मुझे ये तो बताइए, आपका एनालिसिस ये कहता है कि देयर इज नो गोइंग बैक, there is no return, there is no going back there is no coming back, we have to go ahead। और इसके लिए आप जो भी, और दुनिया में ये असूल तो है, ये तो आप मानिए कि दुनिया में असूल ये रहा है कि काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ साथ आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डायलॉग दुश्मन के साथ करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप ईरान इजराइल वॉर में भी अभी आप देख रहे हैं कोशिशें हो रही हैं, तो वो भी कोशिश एक टेंजेंट पे जारी रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी होती रहती है अफगानिस्तान से, फिर वी हैव अ राइट टू एनहिलेट
totally annihilate those structure, those infrastructure जहाँ पे ये दहशतगर्दी प्लान हो रही है या जहाँ से ये दहशतगर्दी लॉन्च की जा रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा, एक तो इनकी जो मीडिया का हाल है, किस कदर कदगने इनका मीडिया फेस कर रहा है जब से ये रजीम जो है वो इख्तिदार में आई, कब्जा रेदर इन्होंने जब से किया है, किस कदर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है मफकूद होकर रहेगी अफगानिस्तान के अंदर। दूसरा, जो ये बयानिया या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे अभी ये 400 नशोइयों के हवाले से उन्होंने बात की, इससे पहले सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की, क्या दुनिया इसको बाय कर रही है, मौखर इदारे बाय कर रहे हैं? सर दुनिया जो है ना बड़ी 2 नंबर है, ये मेरी बात याद रखिएगा। दुनिया के अंदर ना अखलाक है ना सच है। अगर सच होता है तो गाजा के अंदर 1,50,000 70-75,000 जो लोग शहीद हुए थे वो दुनिया मान चुकी होती। लेकिन दुनिया जो वहाँ पे आप बाद लोग कहते हैं ना 1,75,000 शहीद हो गए, वो कहते हैं जी इजराइल का राइट ऑफ सेल्फ। तो दुनिया से तवक्को ना करे कि सारी दुनिया आपकी बात मानेगी, लेकिन हमारी ये कोशिश नहीं, इस वक्त अगर ब्रिगेडियर साहब अगर हम यूनाइटेड नेशंस के हवाले से बात कर लें, कोई ऐसी रिपोर्ट उनकी ऐसे सामने नहीं आई जो कि अफगान रजीम के किसी भी क्लेम को विलिफाई करती हो, वैलिडेट करती हो। इसी तरीके से अगर हम दुनिया के मौकर बड़े इदारों के हवाले से बात कर लें, जो इंसानी हुकूक के हैं या जो मीडिया के आउटलेट्स हैं, उस हवाले से बात करें, एक दो को छोड़कर, ये कुछ अफराद कुछ शख्सियात को छोड़कर जिनका बाइस्ड है वो जो सामने नज़र आ रहा है, जैसे यल्दा हकीम के हवाले से हम बात कर लें, बाकियों के हवाले से, ओवरऑल जो सिनेरियो लगता है, जितना इन्होंने इंडिया के साथ मिलकर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, पाकिस्तान को एक ऐसा पोज करने की कि शायद वो सिविलियंस पे हमला करता है या उसका टारगेट सिविलियंस होते हैं, क्या इस तरह का कोई नैरेटिव अभी तक बाय किया गया? नहीं, मेरा ख्याल मेजॉरिटी में तो किसी ने नैरेटिव बाय नहीं किया। बस सिलेक्ट इंडिया की जो प्रोपेगेंडा वो चल रहा है। बाकी इंटरनेशनल मीडिया या अल जजीरा ने एक आध रिपोर्ट चला दी थी UNMA की, जो बिल्कुल बाइस्ड रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो शहादतें हैं उसका जिक्र ही नहीं किया था। बाकी लार्जली आई पर्सनली फील के दुनिया के मीडिया ने खबरें चलाई हैं, लेकिन जहाँ तक इसके जब प्रूफ नहीं आए तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया उन्होंने, क्योंकि आप खबर को तो रोक नहीं सकते। खबर की अथेंटिसिटी ग्रेजुअली डेवलप होती है, स्टेजेस बाय स्टेजेस, और इस किस्म की चीज़ों में जब आप सबूत देते हैं तो फिर अगले उसको कंफर्म करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके ऊपर जिसको इनिशियली चलाया गया था बहुत सारे, लेकिन इसके ऊपर जब उधर से कोई सबूत नहीं आया तो ये समझ लिया गया कि ये प्रोपेगेंडा है और इसके अंदर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसी, और उसका प्रोपेगेंडा यकीनन बहुत ज़्यादा, हमने भी इसको बेन किया है, बार बार बेनकाब किया है कि इनके पास सबूत नहीं है, ये सबूतों के साथ नहीं आ सकते, जबकि हम तो वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं और उनको ये बार बार बताते हैं कि अगर टाइम तुम्हारे पास है तो टाइम फिर हमारे पास भी है। प्रोग्राम से इतना ही, यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।